हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये पार्ट 3 के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज़ आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो भी आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट अगर मैं आर्टिकल 13 से बोलूँ, 13 से लेके 30 तक उन सभी आर्टिकल्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ओके, जो गारंटी गिवन है, ठीक है, कि ये सारे आर्टिकल्स स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सिएबल हैं, वो गारंटी आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 के पीछे 3 आर्टिकल हैं, 33, 34, 35। चूँकि वो आर्टिकल 32 के बाद लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन 3 आर्टिकल्स को आर्टिकल 32 की प्रोटेक्शन नहीं गिवन है। यानी अगर आर्टिकल 33, 34, 35 वायलेट होता है तो उसे आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन नहीं गिवन है। ओके, अब आप ऐसे समझो कि हम आर्टिकल 32 को बोलते हैं रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यानी कि दिस पार्ट का मतलब पार्ट थ्री में जो भी राइट्स गिवन हैं उनको इन्फोर्स करने का जो रास्ता या तरीका है वो आर्टिकल 32 है। अब सॉरी, आर्टिकल 32 में 4 क्लॉज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्लॉज 1 ये कहता है द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, यानी कि सही तरीके से, सही रास्ते से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके या सही रास्ते से जाने का अधिकार, ठीक है, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट यानी पार्ट 3 में जो राइट्स गिवन है उनके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, इज़ गारंटीड। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है सही तरीके से, ठीक है, अपने पार्ट 3 में गिवन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो ये राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट ये गारंटीड राइट है जो आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसे और साफ शब्दों में कहूँ तो अगर किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है जो उसे पार्ट 3 में मिला है, ठीक है, तो उन राइट्स के वायलेशन पे वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है थ्रू करेक्ट प्रोसीडिंग्स। ओके, और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का जो अधिकार है वो गारंटीड राइट है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर या रिट इशू कर सकता है। ओके, एंड रिट विच इंक्लूड्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्सियोरारी whichever may be appropriate for enforcement of any of the right conferred by this part। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, क्लॉज 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी शक्तियां हैं कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट इशू कर सकता है। रिट्स विच इंक्लूड्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्सियोरारी। और सुप्रीम कोर्ट इनमें से कोई भी रिट इशू कर सकता है जो उसे पार्ट 3 के अंदर गिवन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिट उसे इशू करना ज़रूरी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट उस रिट को इशू करके उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो कि आप ऐसे देखो कि जो भी रिट पावर्स गिवन है सुप्रीम कोर्ट को, वो रिट पावर्स हाई कोर्ट को भी गिवन है। ठीक है, और ये 5 रिट पावर्स हैं जो मैंने रेड कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। अब आप देखो जो पहला रिट है, मैं इन 5 को एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहला हम रिट पिटिशन देखते हैं। अब पहले तो आप ये समझो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर 2 पार्टी हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, उनके बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट है और उस लीगल डिस्प्यूट को सेटल करने का काम जो थर्ड पार्टी सी कर रही है, वो थर्ड पार्टी सी मस्ट बी अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड विद एनी ऑफ देम। यानी कि 2 लोगों के बीच, ए और बी के बीच अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है, उसे सी सॉल्व कर रहा है, तो सी को
दोनों ही पार्टी के साथ किसी भी तरह का उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो किसी को लेके बायस नहीं होना चाहिए। तो सी मस्ट बी अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर नहीं हो रहा है तो जस्टिस नहीं इंश्योर हो पाएगी, बिकॉज फिर वो जो जस्टिस होगा वो बायस्ड होगा, वो किसी एक पार्टी को बायस्ड होकर गिवन होगा। अब आप समझो कि जो रिट पावर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं अगेंस्ट दी स्टेट। ठीक है, और अगेंस्ट द लोअर जुडिशरी। अगर मैं प्रोहिबिशन और सर्सियरी की बात करूँ तो अगर अब आप देखो कि जब आर्टिकल 12 में मैंने स्टेट का डेफिनेशन पढ़ाया उस वक्त मैंने बताया था कि स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों आते हैं। अब आप समझो कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है, और अगर जुडिशरी को स्टेट के किसी कंपोनेंट के खिलाफ हेबियस कॉर्पस यूज करना है तो आप समझो कि मान लो कोई व्यक्ति, स्टेट ने किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया, उस व्यक्ति को डिटेन्यू कहते हैं। तो अब डिटेन्यू जो है उसका तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 22 है, अगर मान लो इलीगल डिटेंशन है तो उसका आर्टिकल 22 वायलेट हुआ है। अब उस व्यक्ति के बिहाफ पे अगर उसके कंसर्न फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव या उसके कोई फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर हेबियस कॉर्पस रिट इशू करता है अगेंस्ट दैट कंपोनेंट ऑफ स्टेट जिसने उस व्यक्ति को डिटेन किया है, तो आप समझो कि वो कंपोनेंट भी स्टेट का है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट का पार्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर करने के लिए जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट पावर्स को यूज करते हैं तो वो खुद को स्टेट के पेरिफेरी से सेपरेट कर लेते हैं। यानी जो स्टेट के डेफिनेशन है, ठीक है, रिट पावर को एक्सरसाइज या यूज करते समय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ स्टेट। इसीलिए इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब समझते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं स्टेट के किसी भी कंपोनेंट के खिलाफ। ठीक है, अगर स्टेट का कोई भी मशीनरी किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया है या किसी पुलिस स्टेशन में उसका आर्बिट्ररी अरेस्ट हुआ है, यानी हर पर्सन को जो आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी की जो गारंटी या प्रोटेक्शन मिली है अगर वो इलीगल तरीके से वायलेट होती है, उस केस में उस डिटेन्यू का या उस अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर कोर्ट को अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये डिटेंशन या अरेस्ट इलीगल है, ठीक है, देन दे कैन इशू द हेबियस कॉर्पस रिट कि हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है हैव द बॉडी या ब्रिंग द बॉडी, यानी कि उस व्यक्ति को कोर्ट में लाओ और फिर वहाँ पे उस कंसर्न अथॉरिटी से पूछा जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को कैसे डिटेन या अरेस्ट किया है, और अगर वो इलीगल है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा और जो डिटेनी है जिसने डिटेन या अरेस्ट किया था उसके ऊपर चार्जेस प्रेस हो जाएंगे बिकॉज उसने आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है। तो हेबियस कॉर्पस स्टेट के हर कंपोनेंट के खिलाफ इशू हो सकता है व्हेन एवर दे वायलेट एनी पर्सन लिबर्टी। ओके, किसी भी पर्सन की जब वो पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करते हैं थ्रू इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट। अब आप देखो जो दूसरा रिट है उसको हम बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, मैंडमस का मतलब अगर मैं लिटरल मीनिंग बोलूँ तो ये होता है वीक कमांड। ओके, वीक कमांड, यानी कि जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो एग्जीक्यूटिव को, मान लीजिए अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ हैं, अगर वो उसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट उनको आदेश देती है, ठीक है, बाई इशूइंग द मैंडमस कि वी कमांड यू टू परफॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। अब यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी सोसाइटी में रह रहा है और उसके घर के पीछे से कोई नाला यानी कोई सीवेज निकला हुआ है और वो ओपन है और उस नाले या सीवेज से बहुत फाउल स्मेल आती है। अब आर्टिकल 21 ये कहता है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में राइट टू लिव इन ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट
अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति वो नहीं रह पा रहा है बिकॉज वो नाला बहुत गंदा महक रहा है, तो वो व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी को पहले बोलेगा कि सर आप प्लीज़, म्यूनिसिपैलिटी में जो भी कंसर्न ऑफिसर है वहाँ वो नोटिस डालेगा, रिक्वेस्ट डालेगा, उनको बोलेगा कि प्लीज़ सर आप इस नाले की सफाई कराओ, इसको कवर कराओ, इसको ढकवाओ। अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं करती है तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि मिलॉर्ड, मेरा फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21 का लिविंग इन ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वायलेट हुआ है। ठीक है, और मेरा यहाँ जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और फिर कोर्ट मैंडमस रिट इशू करेगी और वो उस म्यूनिसिपैलिटी के डायरेक्टर या जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिव हैं उनको समन करेगी और बोलेगी कि वाई यू आर नॉट डूइंग दैट, आप उस नाले की सफाई या उसको कवर क्यों नहीं करा रहे हो। और फिर कोर्ट उसे इंस्ट्रक्ट करेगी या कमांड करेगी कि यू शुड परफॉर्म दिस बिकॉज इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। ओके, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस नाले की सफाई कराओ, उसे कवर कराओ। ठीक है, बिकॉज वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब हम तीसरे रिट की बात कर लेते हैं, प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी। ठीक है, देखो प्रोहिबिशन रिट या सर्सियोरारी रिट ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती हैं अगेंस्ट द लोअर जुडिशरी। ठीक है, तो जो भी तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, जो भी लोअर जुडिशरी है, ठीक है, सेशन कोर्ट, अगर वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको समझाया था कि अगर बायस्ड तौर पे जस्टिस गिवन होती है या फिर एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि कोई ऐसा मामला जो उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है फिर भी कोर्ट ने उसके ऊपर ट्रायल या हियरिंग लेना शुरू कर दिया, तो अगर एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, इन दैट केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू करके उस लोअर जुडिशरी को बोलेगी स्टॉप द प्रोसीडिंग राइट नाउ। ठीक है, मतलब आप इस प्रोसीडिंग को अभी रोक दो, या आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है या आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है, एंड दैट कोर्ट विल स्टॉप दैट प्रोसीडिंग। अगर मान लो कि कोर्ट ने एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किया या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किया, ठीक है, इनमें से कुछ भी किया या ये दोनों किया, और लोअर कोर्ट ने हियरिंग भी ले ली और जजमेंट पास कर दिया, और अगर कंसर्न पार्टी या मेंबर अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को और बोलते हैं कि मिलॉर्ड ये जो जजमेंट आया है ये फेयर नहीं है बिकॉज ये एक्सीड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, अगर ये प्रूव होता है देन वो जो जजमेंट लोअर जुडिशरी ने पास किया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे क्वेश कर देगी, एंड दैट, और वो जो क्वेशिंग होता है उसको करते हैं वो बाय यूजिंग दिस सर्सियोरारी रिट। आखिरी रेट जो बचता है वो है क्यू वारंटो। ठीक है, क्यू वारंटो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करती है अगेंस्ट एन ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव। मान लो कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, उसको जो भी एग्जीक्यूटिव होल्ड करता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई मिसकॉन्डक्ट के चार्जेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं या उसके ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस है और वो प्रूव होते हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी ऑफिस को वैकेट नहीं कर रहा है, वो ऑफिस को छोड़ने को तैयार नहीं है, उस केस में कोर्ट उसे क्यू वारंटो इशू करेगी और कोर्ट बोलेगी वैकेट दिस ऑफिस इमीडिएटली बिकॉज यू आर नॉट फिट और एलिजिबल टू ऑक्यूपाई दिस ऑफिस। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव किसी ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए एलिजिबल या फिट नहीं है, इन दैट केस ही हैज़ टू वैकेट दैट ऑफिस इफ द कोर्ट इशू अ क्यू वारंटो रिट। ओके, अब आप देखो ये जो भी पांचों रिट हैं, ठीक है, ये प्रेरोगेटिव रिट्स हैं। ओके, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की चॉइस पे है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपके केस को हियर करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन लगेगा तब वो रिट इशू करेंगे, यानी कि ये उनकी चॉइस पे है, प्रेरोगेटिव है। ओके, और आर्टिकल 32 जो है ये रिट पावर, मतलब रिट इशू करने का पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को,
और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए। अब आप रिट पावर से ये भी समझो कि कोई भी व्यक्ति जब उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तभी वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट या कोई अदर लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और लीगल राइट अगर वायलेट हुआ है तो कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता, आपको सबसे पहले हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट अगर कोई रिट इशू नहीं करता है देन यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो इसके साथ क्लॉज 2 पूरा होता है, बिकॉज आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो स्टेट मतलब वो हेबियस कॉर्पस मैंडमस या प्रोहिबिशन क्यू वारंटो सर्सियोरारी इन सारे रिट्स को इशू कर सकता है इस पार्ट में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ओके, अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, यानी कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को जो भी पावर्स देते हैं उन पावर्स के साथ बिना कोई छेड़खानी किए, बिना किसी भी तरह का भेदभाव किए, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। ठीक है, यानी क्लॉज 1 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को जो भी पावर्स दिए गए हैं उन पावर्स के साथ बिना कोई छेड़खानी किए, ठीक है, उनको बिना डिस्टर्ब किए या उनके साथ बिना किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना पार्लियामेंट, ठीक है, बाय लॉ यानी लॉ के तहत जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो अदर कोर्ट्स हैं लाइक तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, उनको भी रिट पावर्स इशू करने, रिट पावर्स प्रोवाइड कर सकती है कि वो भी रिट इशू कर सकते हैं, पर वो जो भी रिट इशू करेंगे वो उनके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन, जहाँ तक उनकी ज्यूरिस्डिक्शन है सिर्फ वहीं तक अप्लीकेबल होगा, वो एक्सीड ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वो जो 5 पावर्स ऑफ रिट हैं पांचों को पांचों पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकती है या इनमें से कुछ प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को क्लॉज 2 में मेंशन्ड है। अब आर्टिकल 32 का जो लास्ट क्लॉज है, क्लॉज 4, ये कहता है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 32 में जो भी राइट्स गारंटीड हैं पर्सन्स को, ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर गिवन राइट्स, जो मतलब हर व्यक्ति को राइट्स गिवन है, ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ पे संविधान के अंदर ये मेंशन है कि आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड। तो जहाँ भी संविधान में आर्टिकल 32 के सस्पेंड होने की बात है, ठीक है, संविधान के जिन भी प्रोविजंस में आर्टिकल 32 सस्पेंड करने की बात कही गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के उन सभी प्रोविजंस को छोड़ के, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं की जा सकती। सो ये क्लॉज 4 कहता है, ठीक है, संविधान के जिस प्रोविज़न में इसके सस्पेंशन की बात है सिर्फ वही प्रोविजंस पे इसके सस्पेंशन वैलिड होंगे, अदरवाइज पार्लियामेंट या स्टेट की कोई भी कंपोनेंट मशीनरी आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं कर सकती किसी भी सिचुएशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 32। और मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि आर्टिकल 32 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इवन जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा था कि अगर पार्ट 3 के अंदर मुझे कोई आर्टिकल चुनना हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी हो, वो आर्टिकल 32 है। बिकॉज बिना इसके सारे फंडामेंटल राइट्स का जो भी बेस है, जो वेरी आप कह लो कि इम्पोर्टेंस है कि दोज राइट्स आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट स्टेट थ्रू कोर्ट, तो वो जो इन्फोर्स करने की जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 32 ही प्रोवाइड करता है। विदाउट इट सब बिल्कुल बातें रह जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 32। थैंक यू सो मच।